छात्र छात्राओं नमस्कार। ऑनलाइन डिजिटल क्लास एमएस पीजी महाविद्यालय अजपुरा की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बीए पार्ट सेकेंड यानी मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी, इस ह्यूमन ज्योग्राफी में जो ये बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर है उसमें अपने पढ़ रहे थे, इससे पहले पढ़े थे अपने विश्व की प्रजातियां, और अब जो अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु है वो है भारत की जनजातियां। तो जो भारत की जनजातियां हैं, भारत में लगभग 690 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। यानी भारत में लगभग 690 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। ये 690 प्रकार की जनजातियां में 1951 की जनगणना के अनुसार 1951 की जनगणना के अनुसार 1951 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 5.6%, देश की कुल जनसंख्या के कुल जनसंख्या का 5.6% भाग जनजाति था। जनजाति के अंतर्गत था। लेकिन 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार यह प्रतिशत 8.6 हो गया। 8.6% हो गया। किसका? जनजाति का। तो राज्य की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत, यानी अपने बात करें राजस्थान की, अपने राज्य की, तो राज्य की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात मिजोरम 94.46, मिजोरम 94.46%, यानी सबसे ज्यादा किसका है? मिजोरम का है। तो मिजोरम में 94.46% जनजाति पाई जाती है। इसके अतिरिक्त नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल और अरुणाचल के बाद में दादरा नगर हवेली कुल जनसंख्या में जनजातीय का 60% से अधिक है, जो एक कन्फर्म आंकड़े हैं। यानी कुल जनसंख्या में जनजातियों का 60% से अधिक है। कुल जनजातियां जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो, यानी कुल जनजातियां जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम, जिसमें मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। एमपी का स्थान प्रथम, जिसमें 1.22 करोड़ जनसंख्या निवास करती है।
जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद में जैसे महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात यानी एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, और गुजरात के बाद में राजस्थान, ये है जनजातीय क्षेत्र की तरफ से ये जो जनजातियां पाई जाती हैं। भारत में विषम धरातलीय भाग पर यानी भारत का जो धरातल है वह विषम है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, तो कहीं मरुस्थल है। तो ये विशाल यानी विभिन्नता वाले धरातलीय क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की अलग अलग जनजातियां पाई जाती हैं यानी, और ये जनजातियां भारत में विषम धरातलीय भाग पर अनेक जातियां विविध रूपों में पर्यावरण के अनुकूल करती हैं। जैसे पर्वतीय भागों में रहने वाले निवास करने वाली जनजातियां पर्वतीय भागों में कौन कौन सी करती हैं? नागा, खासी, गुर्जर और टोडा। नागा, खासी, टोडा, गुर्जर बकरवाल, ये कौन से क्षेत्रों में पर्वतीय भागों में क्या करती है? निवास करती है। जिसमें कौन कौन सी है? नागा है, खासी है, टोडा है, गुर्जर है। ये जो जनजातियां आदिवासी जनजातियां हैं और ये भेड़ व बकरी पालते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में अपना जीवन यापन करते हैं। इसके बाद में सेकंड है पठारी भाग। तो पठारी भागों में कौन? दूसरा पठारी भाग, तो पठारी भागों में गौंड जाति। कौन सी? गौंड। और तीसरा है मैदानी भाग। तो मैदानी भागों में भील व संस्थान। मैदानी भाग, अब मैदानी भागों में भील व संस्थान ये है। तो स्पष्ट है इसका, यानी पहले में पर्वतीय भाग है तो पर्वतीय भाग में निवास करने वाली जनजाति है नागा है, खासी है, टोडा है, गुर्जर और बकरवाल। और पठारी भागों में गौंड है और मैदानी भागों में भील व संथाल। यानी मैदानी भागों में जो नदी द्वारा क्रॉप मिट्टी बिछाई गई क्षेत्र होता है यानी वेड़ क्षेत्र होता है, उसमें ज्यादातर कौन सी जाति आती है? भील आती है, क्योंकि ये जाति कौन सी? आदिवासी जनजाति है, इसलिए ये ज्यादातर यानी भेड़ वाले क्षेत्रों में ही रहना पसंद करती है। अब इसमें अपने भील जाति का देखते हैं। सबसे पहले जो इसमें सिलेबस में है वो है भील। तो भील जनजाति का देखते हैं, तो भील जनजाति का निवास क्षेत्र देख लेते हैं। सबसे पहले भील का निवास क्षेत्र, BHIL, भील का निवास क्षेत्र। तो निवास क्षेत्र में मुख्य रूप से यानी इस जनजाति का निवास क्षेत्र राजस्थान, MP, गुजरात, मुख्य रूप से MP, राजस्थान, गुजरात। अब गुजरात में खानदेश, गुजरात में कौन सा क्षेत्र? जो खानदेश वाला क्षेत्र है, गुजरात में खानदेश में स्थित है। राजस्थान का भीलवाड़ा जिला संभवतः भील जनजाति के निवास की ओर संकेत करता है, क्योंकि इस जिले का नाम ही भीलवाड़ा पड़ा है और इस भील जनजाति की वजह से निवास की ओर संकेत करता है। भील जनजाति के लोग जंगलों में रहकर धनुष बाण द्वारा शिकार करके अपना भोजन एकत्रित करते हैं, यानी भोजन एकत्रित करते हैं या इकट्ठा करते हैं। और भील शब्द का अर्थ होता है तमिल भाषा में बिल्वर, यानी बिल्वर शब्द से है। और बिल्वर शब्द अपने आप में
अपने आप बिलवर शब्द से है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धनुधारी। वर्तमान समय में भील कृषि कार्यों तथा पशुपालन में संलग्न हैं। यानी वर्तमान समय में भील कृषि कार्यों तथा पशुपालन में संलग्न हैं। भीलों का निवास पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र, मुख्य रूप से जो भीलों का निवास क्षेत्र है पहाड़ी व पठारी क्षेत्र, ये लोग सबसे ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र, क्योंकि इन लोगों को एकांत मौसम यानी एकांत क्षेत्र ज़्यादा सूटेबल रहता है, इसलिए ये जनजाति पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्रों में रहती है। भील जनजाति की उत्पत्ति कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार, जो राजस्थान के इतिहासकार हैं, यानी राजस्थान का जो इतिहास लिखने वाले हैं कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार, तत्कालीन मेवाड़ राज्य के अरावली पर्वत श्रेणियों में रहने वाले लोग ही जिन्होंने महाराणा प्रताप को अकबर के विरुद्ध युद्ध में सहायता की थी, और तभी इनको मेवाड़ राज्य के चिन्ह में अंकित किया गया था। क्या किया गया था? मेवाड़ राज्य में अंकित किया गया था। संस्कृत साहित्य में इन्हें निषाद या पुलिंग जाति से सम्मानित किया गया। निषाद या पुलिंग जाति से सम्मानित किया गया। इस प्रकार के अनुमानों में कल्पनाएं ज़्यादा और वास्तविकता कम है। फिर भी वास्तव में भील जनजाति के लोग भारत के मूल निवासी हैं और भारत के मूल निवासी हैं। वास्तविकता कम है, वास्तव में भील जनजाति के लोग भारत के मूल निवासी हैं। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में पंचायन, मित्रा, टेलर यानी पंचायन, मित्रा, टेलर तथा अन्य शास्त्रियों के अनुसार कुछ मानव प्रजातियों का उद्गम भारत में हुआ, जिसमें भील भी एक जनजाति है। अब इनकी शारीरिक लक्षण, भील लोग छोटे कद के होते हैं। इनका रंग गहरा काला होता है तथा नाक चौड़ी होती है तथा बाल रुखे, आंखें लाल, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ, हाथ पैरों की हड्डियां मोटी होती हैं। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां सुंदर होती हैं। इनका शरीर सुगठित व सुडौल होता है। बस्तियां और घर, इन जनजातियों के घर भौगोलिक वातावरण से प्रभावित होते हैं, यानी भौगोलिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। और भीलों के लोग सामान्य छोटे छोटे होते हैं, यानी भीलों के गांव सामान्यतः छोटे छोटे होते हैं, अर्थात 20 से 200 झोंपड़ियों वाले होते हैं, जिन्हें प्राय अपना निवास स्थान मानते हैं, जो पहाड़ी ढालों, जंगलों तथा नदियों के किनारे इधर दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। इनकी बस्तियों को प्रकीर्ण वर्ग में रखा जाता है और बहुत सी झोंपड़ियों को मिलाकर पाल कहा जाता है। भीलों के घरों को कुक, यानी जो भीलों के जो मुख्य घर होते हैं उनको कुक कहा जाता है। इनके घर आयताकार होते हैं और इनकी दीवारें बांस एवं पत्थर की बनी होती हैं। फर्श मिट्टी का बना हुआ होता है तथा छत खपरेल या घास फूस की बनाई जाती है। एक गांव में यदि कोई बीमारी फैल जाती है अथवा पशु मरने लगते हैं तो गांव छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान से क्या कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं और वहाँ से अपना स्थान परिवर्तन कर देते हैं। ये है भीलों का। अब भीलों के पश्चात जो दूसरी जनजाति है वो है गुर्जर बकरवाल। भारत की प्रमुख जनजातियों में दूसरी है गुर्जर व बकरवाल। ये पश्चिमी हिमालय में रहने वाली जनजाति है, जो मुख्य रूप से क्या करती हैं, यानी भेड़ व बकरियां चराती है और उन्हीं से अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाती है। ये ऋतु प्रवासी होते हैं, यानी ऋतु के अनुसार, यानी ऋतु प्रवासी का मतलब होता है जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो गर्मी के दिनों में ये कहाँ नीचे आ जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों की तलेटी में आ जाते हैं और वहाँ अपने पशु अपने जो भेड़ बकरी हैं उनको ला के वहाँ अपना पालन पोषण करते हैं। और जब सर्दी होती है तो सर्दी के दिनों में कहाँ चले जाते हैं, या ऊँचे पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं, वहाँ चरा के वो अपना जीवन यापन करते रहते हैं। जो अपनी भेड़ बकरियों के साथ गर्मी के दिनों में
पहाड़ों पर तथा शीत ऋतु में मैदानी भागों में क्रमशः विचरण करते रहते हैं। गुजर बकरवाल लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। इनकी पंचायत को जिरंगा कहा जाता है जो आपसी झगड़ों को सुलझाती है। मैदानी एवं पहाड़ी दोनों भागों में इनके निर्दिष्ट निवास स्थान होते हैं जो मौसम के अनुसार उजड़ते बसते रहते हैं। इनके 3 चरागाह स्थल होते हैं, एक शीतकालीन चरागाह जो मैदानी भागों में, दूसरा मध्यवर्ती चरागाह मध्य पर्वतीय भागों में और तीसरा ग्रीष्मकालीन चरागाह उच्च पर्वतीय भागों में। इन्हें मारस या ठोक के नाम से जाना जाता है। इन्हें मारस या ठोक के नाम से जाना जाता है। अब दूसरी है नागा। ये भी पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली एक जनजाति है। नागा जनजाति का प्रमुख निवास स्थान नागालैंड है, किंतु ये मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और असम में भी बिखरे हैं। इनका घर 1600 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी कटकों के सहारे होता है। इनका मुख्य व्यवसाय आखेट, मछली पकड़ना, कृषि एवं कुटीर उद्योग है। आखेट हेतु ये भाला, तीर एवं दाव अस्त्र का प्रयोग करते हैं। ये मुख्यतः झूम कृषि करते हैं। ईसाई मशीनरियों के प्रभाव में कई नागाओं ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद में ये अपने आप को अलग से यानी एक प्रजाति के रूप में पृथक करने लगे। गोंड है। अब इसके बाद में जो गोंड जनजाति है, ये गोंड जनजाति का सकेंद्र बस्तर का पठार, बस्तर के पठार, बस्तर वाले क्षेत्र में जैसे नर्मदा है, गोदावरी है, महानदी है, इनके ऊपरी पहाड़ियों के क्षेत्र में ये अधिकांश इनका क्या मिलता है, जमाव मिलता है। और ये जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिमी बंगाल आदि में फैली हुई है। भारत में अन्य जनजातियों की तुलना में गोंड जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। जो गोंड जनजाति है उनका मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि करना, इसलिए ये कृषि करने वाली जनजाति मानी जाती है। अब ये 2 प्रकार की कृषि करते हैं, एक दिक्पा कृषि, एक जुमिंग कृषि, एक पेंडा कृषि। यानी एक दिक्पा कृषि जिसको जुमिंग कृषि भी कहते हैं, दूसरी है पेंडा कृषि। पेंडा का मतलब होता है पीढ़ीदर यानी सीढ़ीदार। ये आखेट एवं पशुपालन भी करते हैं। अच्छी उपज के लिए देवता को खुश करने के लिए पशु बलि भी देते हैं। संथाल, ये राजमहल पहाड़ी व छोटा नागपुर के पठार क्षेत्रों में अधिवासित हैं। यानी ये राजमहल की पहाड़ी और छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में अधिवासित हैं। झारखंड का संथाल परगना जिला विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। ये प्रकृति पूजक एवं भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है और ये आखेट, वन, खाद्य संग्रह भी करते हैं। वर्तमान में ये खानों एवं चाय के बागानों में मजदूरी भी करते हैं। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड एवं निग्रोटो की मिश्रित नस्ल मानी जाती है। संथाल प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड व निग्रोटो की मिश्रित प्रजाति मानी जाती है। इसके बाद में है टोडा। इस जनजाति के लोग नीलगिरी की पहाड़ियों में ऊंचाई पर निवास करते हैं। टोडा ये भी क्या है, यानी भेड़ बकरियां पालन करने वाली एक जनजाति है। दक्षिणी भारत की अन्य आदिम जनजातियों में से भिन्न होती है। इनका शारीरिक शरीर सुगठित, कद लंबा, नाक पतली एवं जबड़ा बड़ा व नेत्र बड़े होते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय भैंस पालन है। इनका घर ढोल के आकार का होता है और घर के साथ गौशालाएं भी होती हैं जिन्हें ये मंदिर के समान पवित्र मानते हैं। भैंस इनके जीवन की धुरी है। टोडा जनजाति में बहुपति प्रथा प्रचलित थी। किसी स्थान का जैसे ही किसी पुरुष से विवाह होता तो उसके सारे भाई उसके पति मान लिए जाते थे। यानी मेन चीज़ ये है, यानी किसी एक भाई की शादी हो जाती थी तो उसकी पत्नी के सारे उसके पति बन जाते थे। भारत की जनजातियों में एकमात्र शाकाहारी जनजाति है। इनके झगड़ों को सुलझाने हेतु एक सशक्त परिषद होती थी जो नोएम कहलाती थी। जनजाति समुदाय जनसंख्या
जो जनजाति समुदाय है गोंड है, तो गोंड सबसे ज़्यादा 74 लाख यानी सर्वाधिक पाई जाती है गोंड जनजाति भारत में। उसके बाद में भील है 55 लाख के आसपास है। उसके बाद में संथाल है वो 42 लाख थर्ड नंबर पे, और फोर्थ नंबर पे है उमराव वो है 20 लाख। संथाल की सामाजिक व्यवस्था इस जनजाति के लोगों की में सर्वाधिक संगठन बहुत ही विकसित ढंग का प्रादेशिक था, जो पराहा प्रणाली पर आधारित होता है। प्रत्येक गांव का एक मुखिया होता था जो गांव की सीमा के अंतर्गत रहने वाले सभी वंशों पर साधारण राजकार्य अधिकार रखता था। ये लोग अपने गोत्र समूह में विभाजित होते हैं। ये लोग अपने वंश एवं गोत्र के भीतर विवाह नहीं करते, लेकिन माँ के गोत्र वंश में विवाहित किया जा सकता है। ये है अपने भारत की जनजातियाँ। तो इन भारत की जनजातियों में आपको विशेष रूप से यानी आपको जो दी हुई है उनमें अध्ययन ज़्यादा करना है वो भील है, गुजर बकरवाल है। इनका आपको विशेष रूप से इनका कंपैरेटिव अध्ययन करना है। कंपैरेटिव अध्ययन करके इसको कंप्लीट करना है। ये है आपका आज का जो टॉपिक है भारत की जनजातियाँ। ये भारत की जनजातियाँ कंप्लीट होती हैं, इनको विस्तृत रूप से अध्ययन करना है। ये लिख लिए तो आप इसको बार बार पढ़ते रहना और इसको तैयार करना। आज का इतना ही, धन्यवाद।